समझो हार हो गई यदि मान लिया जाए, जीतना निश्चित हो जाएगा यदि ठान लिया जाए। हिमालय को भी फतेह किया जा सकता है अगर अपनी लगन और ताकत को पहचान लिया जाए। लगन और ताकत को पहचान लिया जाए। आप सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद। आप सभी देख रहे हैं अपना दीपक लक्ष्य यूट्यूब चैनल। साथियों, यदि आपको भी अपनी जीत फतेह करनी है तो अपने अंदर की ताकत को पहचानना होगा और जज्बे और जुनून के साथ अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाने होंगे। तो फिर देर किस बात की, और जुड़ जाइए हमसे व हमारे चैनल से। हम सब मिलकर नई राह बनाएंगे और नई मंजिल हासिल करेंगे। यदि पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपको मिल सके। चैनल से अपने सभी दोस्तों, मित्रों, साथियों को लगातार जोड़ते रहें। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर लाइक कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें आप तक अगली कक्षा पहुंचाने में ऊर्जा मिलती रहे। आज का पहला प्रश्न आपके समक्ष है। मैथिल कोकिल के नाम से कौन जाने जाते हैं? रहीम, सुंदरदास, जयदेव, विद्यापति। तो जिनको हिंदी साहित्य में मैथिल कोकिल कहा जाता है, उस कवि का नाम क्या है? विद्यापति। और विद्यापति की गणना जो है आदिकालीन कवियों में होती है। मैथिली भाषा में इन्होंने अपनी बड़ी प्रसिद्ध रचना दी है, उसका नाम क्या है? पदावली। और इसी रचना के कारण इनको मैथिल कोकिल के नाम से जाना गया है। विद्यापति को जो है और भी कई उपाधियों से विभूषित किया गया है, जैसे कि अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठहार, नवकवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन इत्यादि। और विद्यापति जो है बिहार के रहने वाले हैं, बिपसी नामक गांव में, जो कि दरभंगा जिले में पड़ता है। फिर अगला प्रश्न है, विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं तक अपभ्रंश की प्रधानता रही है और फिर वो पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। यह कथन किस विद्वान का है? सुनीत कुमार चटर्जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ग्रियर्सन और सुरेंद्र वर्मा। तो ये कथन किसका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा है कि विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं तक अपभ्रंश की प्रधानता रही है और फिर वो पुरानी हिंदी में परिणत हो गई है। परिणत यानी कि वही आगे चल करके बदल जाती है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है प्राकृताभास हिंदी यानी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी माना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध कहानीकार हैं और इनकी गणना द्विवेदी युग के कहानीकारों में की जाती है। इनकी 3 कहानियाँ बहुत हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हुई हैं, जिनके नाम है सुखमय जीवन 1911 ईस्वी में प्रकाशन हुआ, बुद्धू का कांटा 1914 ईस्वी में प्रकाशन हुआ और उसने कहा था 1915 ईस्वी में इस कहानी का प्रकाशन होता है। और उसने कहा था ये जो कहानी है ये हिंदी कहानी के क्षेत्र में मील का पत्थर कही जाती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो में कितने समय हैं? समय का विद्यार्थियों आशय यहाँ पर यह है कि जिस प्रकार से रामचरितमानस में 7 कांड हैं, उसी प्रकार से पृथ्वीराज रासो में समय हैं। 59, 69, 79, 89। तो कितने समय हैं इसमें? 69 समय हैं। और पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन हैं? चंद्रबरदाई जी। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी पृथ्वीराज रासो को शुक शुकी संवाद के रूप में रचित माना है। डॉक्टर बूलर ने सर्वप्रथम कश्मीरी कवि जयानक कृत पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के आधार पर 1875 में पृथ्वीराज रासो को क्या है? अप्रामाणिक घोषित कर दिया था। और इस पृथ्वीराज महाकाव्य को जो है चंद्रबरदाई के पुत्र जल्लड़ जी ने पूरा किया था। अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है? अवहट्ट, पुरानी हिंदी, अपभ्रंश और देसी भाषा। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने जो साहित्यिक अपभ्रंश है उसको क्या नाम दिया है? पुरानी हिंदी। और पुरानी हिंदी को रामचंद्र शुक्ल जी प्राकृताभास हिंदी भी
कहते हैं, क्या कहते हैं? प्राकृताभाष हिंदी। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश की नहीं है? विकल्प है आपके पौमचर्यु, पाहुड़ दोहा, भविष्यत कहा, चित्रावली। तो जो इनमें से रचना अपभ्रंश की नहीं है उसका नाम क्या है? चित्रावली। बाकी पौमचर्यु, पाहुड़ दोहा, भविष्यत कहा, ये तीनों रचनाएं किस अपभ्रंश भाषा की हैं? चित्रावली ये क्या है? ये हिंदी में जो सूफी काव्यधारा है, प्रेम आख्यानक काव्यधारा है, उसकी ये रचना है। और इसका निर्माण यानी लेखन कब किया गया था? 1613 ईस्वी में। और इसके उस्मान कवि हैं। कौन है? उस्मान। जो कि ये ग्रंथ अवधी भाषा में लिखा गया है। और उस्मान ये कौन है? किस प्रकार के? सूफी कवि हैं। और इसमें चौपाई और दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। पौमचर्यु ये जो है स्वयंभू के द्वारा रचित रचना है। पाहुड़ दोहा ये राम सिंह की रचना है। और भविष्यत कहा जो है धनपाल कवि की रचना है। और ये सभी के सभी ग्रंथ किस भाषा में हैं? अपभ्रंश की भाषा में हैं। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। विशुद्ध चरितावली जीवन चरित का लेखक कौन है? माधव प्रसाद मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, केशव प्रसाद मिश्र, बालकृष्ण भट्ट। तो विशुद्ध चरितावली ये क्या है? ये जीवन चरित है। किस प्रकार का ग्रंथ है? जीवन चरितात्मक। और जो है इसको किसने लिखा है? तो वो हैं आपके माधव प्रसाद मिश्र जी। ये सुदर्शन एवं वैश्योपकारक के संपादक भी रहे हैं। कौन? माधव प्रसाद मिश्र जी। सुदर्शन क्या है? ये पत्रिका है। वैश्योपकारक क्या है? ये भी पत्रिका है। और ये क्या है? एक निबंधकार के रूप में भी ख्याति लब्ध हैं। माधव प्रसाद मिश्र की गणना द्विवेदी युग के निबंधकारों में की जाती है। और इनके अधिकांश निबंध किस प्रकार के हैं? भावात्मक प्रकार के। इनकी भाषा में पांडित्य भी मिलता है। और भाषा किस प्रकार की है? मुहावरेदार। फिर अगला है, अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? मूल का आशय होता है असली नाम। अब्दुल रहमान, अबुल कलाम, मलिक मोहम्मद, अबुल हसन। तो असली नाम इनका क्या था? यानी कि मूल नाम वो है अबुल हसन। और ये अमीर खुसरो जो है आदिकाल के कवि हैं। और अमीर खुसरो खड़ी बोली में कविता करने वाले हिंदी के आदि कवि हैं, यानी कि पहले कवि हैं। इनकी रचनाओं में खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गजल, ढकोसले, तराने, नजराने हिंदी, हालाते कन्हैया बहुत ही प्रसिद्ध मानी गई हैं। फिर अगला है, हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया है? स्वयंभू, विद्यापति, चंदवरदाई और जगनिक। तो राजशेखर की उपाधि किसे दी गई है? विद्यापति नामक कवि को। और विद्यापति की गणना जो है आदिकालीन कवियों में होती है। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्त सिंह के राज दरबारी कवि थे। विद्यापति शैव संप्रदाय में दीक्षित थे, यानी ये भगवान शिव के उपासक थे। बच्चन सिंह ने विद्यापति को हिंदी का जातीय कवि कहा है। हरप्रसाद शास्त्री जी ने इन्हें पंचदेवोपासक स्वीकार किया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है विद्यापति की पदावली के पदों को नागिन की लहर की मादकता बताते हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या है? इन्हें श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि कहते हैं। इसके अतिरिक्त जो है विद्यापति को अन्य तमाम सारी उपाधियां जो है समय समय पर दी गई हैं, जिनमें अभिनय जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठहार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन और मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। अगला प्रश्न है, कीर्तिलता के रचनाकार हैं विजय सिंह सूरी, विद्यापति, जायसी, अमीर खुसरो। तो कीर्तिलता किसकी रचना है? ये विद्यापति की है। और जो है ये रचना अवहट्ट भाषा में लिखी गई है। और ये रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है। और ये तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्त सिंह के राज दरबारी कवि रहे हैं। इनकी अन्य रचनाओं में शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभागसार, लिखनावली, गया पत्तलक इत्यादि ये सब रचनाएं इनकी संस्कृत भाषा में हैं। और कीर्तिलता, कीर्त पताका ये अवहट्ट भाषा में है। उसके साथ साथ में जो पदावली है और गोरक्ष विजय है, ये दोनों किस में है? मैथिली भाषा में।
जिसके कारण इनको जो है मैथिल कोकिल के नाम से जाना गया है। अगला प्रश्न है आपका, अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए कौन जाने जाते हैं? कौन जाने जाते हैं? विकल्प हैं आपके चंद बरदाई, विद्यापति, अमीर खुसरो, हेमचंद। तो अपनी पहेलियों और मुकरियों में जो हिंदी साहित्य के लिए बड़े प्रसिद्ध हुए हैं उनका नाम क्या है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन है। इनके गुरु का नाम क्या था? निजामुद्दीन औलिया। और खड़ी बोली में कविता करने वाले ये आदि कवि माने गए हैं। खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गजल इत्यादि इनकी प्रसिद्ध और प्रमुख रचनाएं हैं। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा है, उपेक्षित मतलब जिसकी प्रधानता नहीं रही है, सामाजिक चेतना, आश्रयदाता प्रशंसा, धार्मिक चेतना, राष्ट्रीय चेतना। तो आदिकाल के साहित्य में जो है सामाजिक चेतना भी दिखाई देती है और आश्रयदाता राजाओं की भी प्रशंसा की गई है, धार्मिक चेतना भी है, लेकिन राष्ट्रीय चेतना अर्थात राष्ट्र प्रेम की बात इसमें बिल्कुल ही नहीं, आप कह सकते हैं बहुत कम मात्रा में कहीं दर्शन हो जाएं, अन्यथा नहीं होते हैं। और बाकी जो है विशेषताएं सब आदिकाल में पाई जाती हैं। फिर अगला है, आदिकाल के काव्यों में प्रधान भाषा थी, यानी कौन सी जो है प्रधान भाषा आदिकाल की कविता में काव्य में पाई जाती थी? प्राकृत, पाली, डिंगल पिंगल मिश्रित, खड़ी बोली। तो आदिकाल के काव्यों में जो प्रधान भाषा थी वो कौन सी थी? डिंगल और पिंगल। और डिंगल पिंगल क्या है? जो डिंगल भाषा शैली है ये राजस्थानी और अपभ्रंश के योग से बनी है, और जो पिंगल है वो राजस्थानी और ब्रज भाषा के मिश्रण से बनी हुई है। फिर अगला है, पुस्तक जल्हड़ हथ दय चले गज्जनि निरपकाज, यह पंक्ति किस कवि से संबंधित है? नरपति नाल्ह, विद्याधर, चंदबरदाई और जल्हड़। तो ये पंक्ति किससे संबंधित है? चंदबरदाई से। चंदबरदाई जिस समय जो है पृथ्वीराज चौहान के साथ में युद्ध करने के लिए गजनी को जाते हैं, और ऐसे समय पर जो है ये अपना ग्रंथ पृथ्वीराज रासो अपने पुत्र जो है जल्हड़ के हाथ में सौंप देते हैं, और उन्होंने ही इसको बाद में पूर्ण किया था। पृथ्वीराज रासो में जो है 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी पृथ्वीराज रासो को शुक शुकी संवाद के रूप में लिखा माना है। डॉक्टर बच्चन सिंह जो है पृथ्वीराज रासो को राजनीतिक महाकाव्य या राजनीतिक महाकाव्यात्मक त्रासदी कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें आपको क्या करना है? मिलान करना है। भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी, रेवंत गिरिरास विजय सेन सूरी, स्थूलिभद्र रास जिनिदत्त सूरी, चंदनमाला रास आसक कवि। तो भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूर की रचना है, सही है। रेवंत गिरिरास विजय सेन सूर की है, ये भी सही है। चंदनमाला रास आसक कवि की रचना है, ये भी सही है। जो गलत है वो आपका विकल्प सी स्थूलिभद्र रास जिनिदत्त सूरी। ये जिनिदत्त नहीं बल्कि जो है जिनिधर्म सूर की रचना है। यानी भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी, रेवंत गिरिरास विजय सेन सूरी, स्थूलिभद्र रास जिनिधर्म सूरी, चंदनवाला रास आसक कवि और उपदेश रसायन रास ये जिनिदत्त सूर की रचना है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। रणमल्ल छंद का रचयिता कौन है? विकल्प हैं आपके भट्ट केदार, जोयेंदु, मधुकर कवि, श्रीधर। तो रणमल्ल छंद ये जो रचना है इसके रचयिता कौन है? श्रीधर जी। और इसमें जो है 70 छंद हैं। कितने? 70 छंद हैं, और ये वीर गीत है। भट्ट केदार ने जयचंद्र प्रकाश नाम से प्रबंध काव्य लिखा है, और मधुकर कवि ने जय मयंक जस चंद्रिका, और जोइंदु ने परमात्म प्रकाश तथा योगसार नामक 2 पुस्तकों को लिखने का काम किया है। अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण। राजेश्वर, समर सिंह, अनंगपाल, सोमेश्वर। तो पृथ्वीराज रासो ये जो महाकाव्य है उसमें पृथ्वीराज के पिता का नाम क्या है? सोमेश्वर। फिर अगला है, प्राकृताभास हिंदी से क्या आशय है? यानी इसका मतलब क्या है हिंदी में? अपभ्रंश, हिंदी, प्राकृत, पाली। तो प्राकृताभास हिंदी से क्या है? जिसको अपभ्रंश कहा गया है उसी को प्राकृताभास भी कहा गया है। और ये जो प्राकृताभास हिंदी की रचना विक्रम की 7वीं शताब्दी से होने लगी थी। प्राकृताभास हिंदी का तात्पर्य क्या है?
प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बंधी हुई हिंदी। फिर अगला आपका प्रश्न है, गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? दलपत विजय, नरपति नाल्ह, जटमल और जल्हड़। तो गोरा बादल की कथा ये किसकी रचना है? जटमल कवि की। दलपत विजय ने जो है खुमार रासों की रचना 9वीं सदी में की है। नरपति नाल्ह ने बीसल देव रासों की रचना 13वीं सदी में की है। और जल्हड़ के पुत्र यानी जल्हड़ चंद बरदाई के पुत्र थे और इन्होंने क्या है, पृथ्वीराज रासों को पूरा करने का काम किया है। अगला है, नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? 9, 11, 84 और 86। तो आपको हमने कई बार कई प्रश्नों में कई श्रृंखलाओं में बताया है क्या कि नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? 9 मानी गई है। और 84 संख्या किसकी है? ये सिद्धों की संख्या है 84 जो आप देख रहे हैं। फिर गोरक्ष सिद्धांत संग्रह ये एक ग्रंथ है। इसमें जो 9 नाथ माने गए हैं उनमें नागार्जुन हैं, जड़ भरत हैं, हरिश्चंद्र हैं, सत्यनाथ हैं, भीमनाथ हैं, गोरक्षनाथ हैं, चरपटनाथ हैं, जलंधर नाथ हैं और मलयार्जुन इत्यादि का नाम 9 नाथों में गिना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? नारोपा, लुइपा, गोरक्षपा, सरयपा। तो सबसे पुराने जो सिद्धों में गिने जाते हैं उनका नाम क्या है? सरयपा। और इनके सरोज वज्र, राहुल भद्र अन्य नाम हैं, यानी इन 2 नामों से भी जाना जाता है। सरयपा की रचना जो है दोहा कोश है और सरयपा को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है। दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची जी ने किया है। अगला प्रश्न आपका है, क्या है कि खुमार रासों के रचयिता कौन हैं? जगनिक, दलपति विजय, नरपति नाल्ह, चंद बरदाई। तो खुमार रासों के रचयिता कौन हैं? दलपति विजय। इसकी रचना इन्होंने 9वीं सदी में की थी। जगनिक ने परमाल रासो लिखा है जिसे आल्हा खंड के नाम से भी जाना गया है। नरपति नाल्ह ने बीसल देव रासो को लिखा है और चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो महाकाव्य लिखा है। फिर अगला है, निम्न में से कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है? आपको नहीं पर विशेष ध्यान देना है। कीर्ति पताका, पदावली, कीर्तिलता, जयमयंक, जस चंद्रिका। तो जो विद्यापति की रचना नहीं है इनमें से उसका नाम क्या है? जयमयंक जस चंद्रिका। और ये जो जयमयंक जस चंद्रिका है इसके रचनाकार कौन है? मधुकर भट्ट जी। कीर्तिलता, कीर्ति पताका ये और पदावली विद्यापति की रचनाएं हैं। पदावली आदिकालीन कवि विद्यापति की प्रसिद्ध ग्रंथ का यानी इनकी प्रसिद्धि का आधार है और इसी ग्रंथ के आधार पर इनको मैथिल कोकिल कहा गया है। और इस पदावली रचना में मैथिली भाषा का प्रयोग विद्यापति जी ने किया है। फिर अगला है, बीसल देव रासों के रचनाकार कौन हैं? नरपति नाल्ह, चंद बरदाई, धनपाल, जयानक। तो बीसल देव रासो किसने लिखा है? नरपति नाल्ह जी ने। चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो महाकाव्य लिखा है। धनपाल ने भविष्यत कहा लिखा है। जयानक ने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ को लिखा है। फिर अगला प्रश्न है आपके सामने, विद्यापति किसके आश्रित कवि थे यानी किस राजा के आश्रय में रहते थे? राज सिंह, नरसिंह, शिव सिंह और कीर्त सिंह। तो किसके आश्रय में रहते थे? ये राजा शिव सिंह और कीर्त सिंह इन दोनों लोगों के आश्रय में रहते थे। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में लिखा है कि विद्यापति संवत 1460 में तिरहुत के राजा शिव सिंह के यहाँ वर्तमान थे, यानी उस समय जो है उनके वहाँ ये राज दरबार में रहते थे। फिर अगला है, पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त थे? अनुरक्त का आशय यहाँ पर क्या है? किससे ये जो है प्रेम करते थे? तो विकल्प में आपके हैं पद्मिनी और कमलिनी, संयोगिता और चंद्रिका। तो पृथ्वीराज चौहान जो है जिससे प्रेम करते थे उसका नाम क्या है? संयोगिता इनकी प्रेयसी का नाम है। पृथ्वीराज की वीरता तथा प्रणय को आधार बनाकर चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य की रचना की है। जबकि पद्मिनी क्या है? यह जायसी के महाकाव्य पद्मावत की नायिका है। किसकी? पद्मावत महाकाव्य की। और जायसी सूफी काव्य परंपरा के प्रवर्तक कवि माने गए हैं। फिर अगला है,
नाथ पंथ में हठ योग का क्या अर्थ है? कठिन साधना, अडिग योग साधना, हठ पूर्वक योग, हा का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ चंद्र दोनों का योग है। तो नाथ पंथियों ने जो हठ योग साधना आरंभ की थी उसका अर्थ क्या था? उसमें हा का अर्थ है सूर्य और ठा का अर्थ है चंद्र। इन दोनों के योग यानी मिलने से ही हठ योग का आगे निर्माण होता है। फिर अगला है, निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? विकल्प हैं आपके सरहपा, कुक्करिपा, शबरपा और गोपीचंद। तो इनमें से जो सिद्धों में नहीं आते हैं वो कौन है? गोपीचंद। और ये सरहपा हैं, कुक्करिपा हैं, शबरपा हैं, लुईपा हैं, कड़हपा हैं, डोम्बिपा, ये सब किसमें? सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आने वाले कवि हैं। फिर अगला है, राउल वेल किस तरह की रचना है? गद्य पद्य मिश्रित, चंपू, शुद्ध काव्य, नाटक, प्रेम आख्यानक, प्रबंध काव्य। तो राउल वेल ये किस प्रकार की रचना है? ये गद्य और पद्य में लिखी गई है, इसीलिए इसको चंपू काव्य कहा गया है। और इसके रचनाकार रोड़ा नामक कवि हैं और यह एक शिलांकित कृति है, यानी कि ये शिलाओं के ऊपर अंकित है। फिर अगला प्रश्न है, हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूरि हिंदी के प्रथम कवि हैं? विकल्प हैं आपके गणपत चंद्र गुप्त, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने माना है कि शालिभद्र सूरि जो है हिंदी के प्रथम कवि हैं। राहुल शंकरत्यान सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। शिव सिंह सेंगर पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ये अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। फिर अगला प्रश्न है, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उन दिनों जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसा ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। कथन किसका है? सुनीत कुमार चटर्जी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो ये किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, जो इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में दिया है। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि आदिकाल से संबंधित नहीं है? अमीर खुसरो, विद्यापति, हेमचंद्र और गदाधर भट्ट। तो इनमें से जो आदिकाल के कवि नहीं हैं उनका नाम क्या है? गदाधर भट्ट। जबकि अमीर खुसरो, विद्यापति, हेमचंद्र ये तीनों आदिकाल के अंतर्गत आने वाले कवि हैं। और गदाधर भट्ट आदिकाल से नहीं हैं, ये दक्षिण के ब्राह्मण थे। तेलंग देश यानी कि आंध्र प्रदेश के हनुमानपुर से उत्तर भारत में आए थे और इनके जन्म काल का भी पता नहीं है। और ये श्री चैतन्य महाप्रभु को भागवत सुनाया करते थे। गदाधर भट्ट जो है ब्रज भाषा के सुप्रसिद्ध कवि माने गए हैं और ये भक्ति काल के अंतर्गत जो चैतन्य गौड़ी संप्रदाय है उसके अंतर्गत आने वाले ये कवि हैं। कौन? गदाधर भट्ट जी। जबकि अमीर खुसरो और विद्यापति, हेमचंद्र ये सब आदिकाल के अंतर्गत आने वाले कवि हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रासो ग्रंथकार नहीं है? विद्याधर, भट्ट केदार, श्रीधर और जगनिक। तो इनमें से जो रासो ग्रंथकार नहीं है वो कौन है? विद्याधर जी। जबकि भट्ट केदार, श्रीधर, जगनिक रासो साहित्य के प्रमुख कवि हैं। जगनिक ने परमाल रासो यानी कि आलाखंड लिखा है। श्रीधर ने जो है रणमल्ल छंद लिखा है और भट्ट केदार ने जय चंद्र प्रकाश की रचना की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या है? रासो साहित्य का उल्लेख वीर गाथा काल के अंतर्गत किया है। वीर गाथा काल यानी कि जिसको आप आदिकाल कहते हैं। अगला है, भल्ला हुआ जो माड़िया बहिण महारा कंतु, लज्जे जमतु वैसी है जय भग्गा घरुअंतु। पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? विकल्प हैं आपके अब्दुल रहमान, हेमचंद्र, दामोदर शर्मा, भट्ट केदार। तो ये काव्य पंक्ति किसकी है? हेमचंद्र जी की। और हेमचंद्र ये जो है किस काल के कवि हैं? आदि काल के। अगला हम आगे बढ़ते हैं। इनका व्याकरण ग्रंथ है हेमचंद्र जी का, जिसका नाम क्या है? सिद्ध हेमचंद्र शब्दा अनुशासन।
इनकी अन्य जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं कुमारपाल चरित, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदो अनुशासन और देशी नाममाला कोश इत्यादि, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? आचार्य हेमचंद्र जी की, जो कि आदिकाल के कवि हैं। अगला प्रश्न है, चंद-बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि किसने माना है? तो किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा और डॉक्टर नगेंद्र। तो चंद-बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि जिन्होंने माना है उनका नाम क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। और शुक्ल जी जो है चंद-बरदाई को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है उसको हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा अपभ्रंश के प्रथम कवि के रूप में स्वयंभू को स्वीकार किया है और इन्हीं को हिंदी का प्रथम कवि भी माना है। किसने? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने। अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसने माना है? किस आलोचक ने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। तो पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। और इसके लेखक कौन हैं? चंद-बरदाई जी। ये क्या हैं? प्रथम महाकवि हैं। पृथ्वीराज रासो में 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को शुक-शुकी संवाद के रूप में रचित माना है और इस चंद-बरदाई के ग्रंथ को इनके पुत्र जो है जल्हड़ ने पूर्ण किया था और इस पृथ्वीराज रासो में 69 समय हैं। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध कौन हैं? सरहपा, कण्हपा, डोम्बिपा और कमरिपा। तो राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध कौन हैं? उनका नाम है सरहपा और इन्होंने दोहा कोश की भी रचना की है। दोहा कोश इनकी प्रसिद्धि का आधार है। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है। और किसने माना है सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि? राहुल सांकृत्यायन जी ने। सरोज वज्र और राहुल भद्र इनके अन्य नाम हैं और सर्वमान्य रूप से भी क्या है? सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया गया है, माना गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी ने आज की कक्षा के अंतर्गत हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित वैकल्पिक प्रश्नों की श्रृंखला को देखा जाना समझा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कक्षा जरूर पसंद आएगी, जो आपकी आगामी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में लाभदायक सिद्ध होगी। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने साथियों को भेजते रहें, कमेंट करें और अधिकतम लोगों को हमारे चैनल के ऊपर जोड़ते रहें ताकि हम और अधिक ऊर्जा के साथ अगली कक्षाओं को आपके सम्मुख रख सकें। हम मिलेंगे आपको अगली कक्षा में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।